तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। काफी सारे स्टूडेंट्स की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम मिड सेशन प्रॉब्लम्स बोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिड सेशन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की लाइफ का एक अहम हिस्सा है, तो मैं यहां पर आपको कुछ बात बताने आया हूं जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, उनको आपके साथ साझा करने आया हूं एंड उनका सोल्यूशन लेकर के आया हूं। तो आराम से बैठ करके मेरी सारी की सारी बातों को सुनिएगा। अभी आपके पास आज से अगर आप काउंट करें तो टेक्निकली 6 महीने का टाइम बचा है फॉर नीट 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जो वक्त है ये बहुत कम वक्त नहीं है। आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन ये बहुत कम वक्त भी नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से ट्रैक पे लाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो अपने आप को जीरो समझना बंद कर दें। काफी सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हम एब्सोल्यूट जीरो पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, 11वीं 12वीं क्लास अगर आपने कुछ भी पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत जान करके भी पास कर ली है, या अगर आप 10वीं पास भी बच्चे हो तो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थोड़ी बहुत फंडामेंटल नॉलेज जरूर होगी। कोई भी बच्चा एब्सोल्यूट जीरो होता ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी आता है एंड अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ यू हैव दैट ज़ील कि आज से आप अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके एक पर्टिकुलर दिशा में लगा पाएं और अच्छे तरीके से अपना काम जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो अगर कर पाएं, तो ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपने स्टेट के अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे। लेकिन मेरे भाई, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम के लिए मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ते रहो। एक वक्त के बाद वो मोटिवेशन भी काम नहीं आती। आपके पास इतना लिमिटेड टाइम होता है कि उसमें अगर आप अपने आप को पूरा भी झोंक दोगे, पूरा समर्पित भी कर दोगे, तो भी कोई ऐसा बच्चा जो पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 9-10 महीनों से तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप से दूर जाकर के कहीं किसी ऑफलाइन हॉस्टल में बैठ करके पढ़ रहा है, उसको आप मात नहीं दे पाओगे। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत लॉजिकल बात मैं कर रहा हूं, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। ये शायद आपको बुरी लग जाए लेकिन सत्य सत्य रहेगा। उसको ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हो। एक ऐसा बच्चा जो आपसे ज्यादा वक्त से मेहनत कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो कंसिस्टेंटली एफर्ट मार रहा है, उसको अब सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वो है आपका हट, वो है आपकी जिद और कुछ नहीं। बाकी वो बच्चा आपसे आगे है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है कि वो आपसे बेहतर कर रहा है। अब आपकी जिद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई जितना काम इस बंदे ने, इस लौंडे ने 9 महीने में किया है, उससे ज्यादा काम मैं 6 महीने में कर दूंगा, तब जीतोगे। उसके अलावा जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर इतना भाई तुम्हारे अंदर दम है, इतना अगर सोच के इस सेशन में आ गए हो, तो सही जगह पहुंचे हो। और इतना दम नहीं है तो अभी इस सेशन को छोड़ करके जा सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर कहीं और जाके कोई और सेशन देखोगे, 3 मंथ स्ट्रेटेजी देखोगे, 2 मंथ स्ट्रेटेजी देखोगे, मैं ही बना दूंगा 1 वीक स्ट्रेटेजी, वो आके देख लेना। लेकिन होना जाना उससे कुछ नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इंटरनल ट्रूथ हम सबको पता रहता है। आज कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी जुटाएंगे यहां पर, जिनको करेक्ट किया जा सकता है। इट्स नॉट टू लेट, अभी भी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा है। तो किन किन चीजों पे हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वक्त है, अभी इन पे काम किया जा सकता है जेन्युइनली। सबसे पहली चीज, नो कंसिस्टेंसी। गुरुजी जब शुरू किया था तो ऐसा अंगार था मेरे सीने में कि मैं तो पूरी दुनिया ही भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख राख कोयला कोयला कर दूंगा। इतना भयंकर तरीके से मेरे अंदर मोटिवेशन कूट कूट के मैंने भर लिया था, लेकिन इतना बारीक कूट दिया है कि अब वो मोटिवेशन मुझे खुद को ही नहीं नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्त, ये जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाना है, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी चीज पे खड़ी ही नहीं है। हर चीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है उसका आधार, द बेस, द फंडामेंटल एस्पेक्ट, वही हिला हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले दिन ही टाइम टेबल बना लिया है, शेड्यूल बना लिया है बड़ा खतरनाक। पिताजी ने दीवार पे चिपका हुआ टाइम टेबल देख के पहले तो 4 चांटे मारे और उसके बाद टाइम टेबल खुद अपने हाथों से फाड़ दिया, क्योंकि पहली ही लाइन लिखी हुई थी 4 AM वेकअप एंड स्टडी। वही अपने आप को धोखा दे दिया। एक दिन भी 4 बजे नहीं उठे, और उठे तो करवट लेकर के अपने आप को पलट के फिर सो गए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है। अगर आप 7 बजे 8 बजे भी उठ के पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब भी यू कैन बिकम अ वेरी गुड लर्नर। इसमें भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना, ये अलग अलग बच्चे करते हैं। इसके बिना भी सिलेक्शन हो जाता है। आपके पास एक पूरा दिन का ब्रैकेट है, सुबह 8 बजे भी उठ रहे हो, रात को 10 बजे भी सो जा रहे हो, तो भी 14 घंटे का ब्रैकेट है। 4 घंटे मिसलेनियस टास्क भी कर रहे हो, 6 घंटे मिसलेनियस टास्क कर रहे हो, तो भी 8 घंटा बैठता है आपके पास हाथ में, उसमें पढ़ लो। उतना ही पढ़ना पड़ता है। नीट कोई बहुत ऐसा टफ एग्जाम तो है नहीं।
बहुत लिमिटेड सिलेबस है, टफ एग्जाम है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, लेकिन टफ नॉट इन द सेंस ऑफ सिलेबिया, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, 10 बार किताबों को पढ़ करके फेंक सकते हो 6-7 महीने में, ये आप भी मानोगे। तो मेरे भाई अब ये जो कंसिस्टेंसी है इसको किसी चीज पर टिकाओ, आधार बनाओ मेरे भाई। अभी तक जो चीज चल रही थी तुक्केबाजी पे चल रही थी, कैसा भी शेड्यूल बना लिया। कंसिस्टेंसी तब आएगी जब यू विल बी रियलिस्टिक। पहली जो चीज है कंसिस्टेंसी की वो है रियलिज्म, यानी सत्य बोलना, सच बोलना। और सच क्या है? सच ये है कि आज आप 3 घंटे पढ़ते हो, तो सच ये है कि कल आप 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो अपने आप को 8 घंटे का टाइम टेबल बना के धोखा नहीं देना है, यह सच है। यहां कंसिस्टेंसी आपकी बूस्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमने सच का हाथ पकड़ लिया है। सच ये कहता है कि आपके टाइम टेबल में इतने घंटे होने चाहिए कल, एक हफ्ते बाद 5 घंटे होने चाहिए, उसके एक हफ्ते बाद 6 घंटे होने चाहिए, उसके एक हफ्ते बाद 7 घंटे होने चाहिए, फिर 8 घंटे होने चाहिए। सच ये कहता है। आप क्या कहते हो? ये कहते हो, जो आपके सच से डबल है। मेरे भाई अगर आप 2 रोटी खाते हो तो मैं आपको कहूं कि अब से डेली आपको 4 रोटी खानी है, एकदम डबल खानी है, आपकी डाइट एकदम डबल कर दो, इमीडिएट इफेक्ट से नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को दुगना तिगना आप कर रहे हो तो वैसे ही परेशानी में पड़ोगे। तो जाहिर सी बात है सेम चीज यहां पर भी है। अगर मेरे दोस्त आप अपने जो लिमिटेड आवर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है उससे डबल कूद रहे हो तो वैसे ही भाई कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, खेल तो वैसे ही खत्म है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको रियलिस्टिक रहना है और धीरे धीरे ग्रेजुअल जंप्स मारने हैं। ग्रेजुअल जंप्स मारने हैं। ग्रेजुअल जंप्स का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल जंप्स का मतलब धीरे धीरे अपने आप को 20 से 30% चेंज करेंगे हम, इससे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। 20 से 30% मतलब समझ लीजिए आज मैं 4 घंटे पढ़ता हूं, है ना, 4 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं 4 से 5 घंटे पे जाऊंगा। 1 घंटा मैंने बढ़ाया है तो मैंने लगभग 25% अपना जो है आउटपुट बढ़ा दिया है ना, 25% में बेहतर हो गया हूं। तो भाई 20 से 30 की रेंज में आ रहा है तो झेला जाएगा, मेरी बॉडी इसको झेल पाएगी। अगर मैं 4 से 8 कर दूंगा, इट इज बेसिकली 100% जंप। 4 से 8 सीधा डबल हो गया, 100% जंप है, ये नहीं कर पाऊंगा। तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो ये समझे, कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम सच से दूर हैं। कंसिस्टेंसी कब आ जाएगी? जब खुद से सच बोलने लग जाओगे। तो अगर आज 3 घंटा पढ़ते हो तो कल 4 घंटा पढ़ो, एक हफ्ते बाद 5 घंटा पढ़ो, 2 हफ्ते बाद 6 घंटा पढ़ो, एंड ऐसे करते करते अपने को 7-8 घंटे तक ले जाओ। ये आज का झूठ आपका कल का सच बन जाएगा और ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी बूस्ट हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है मेरे भाई नो रिवीजन टाइम। नो रिवीजन टाइम। गुरुजी हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं है। रिवीजन का टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि उलझे हुए हैं एक ही काम को बार बार करने में। इसे हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी। क्या कहा गुरुजी? ज्यादा ही अंग्रेजी हो गई। प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डूइंग रिपीटेटिव टास्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई ऐसा काम जो करना जरूरी है, कोई ऐसा काम जो करना गैर जरूरी है, सब कामों को बराबर टाइम देगा? नहीं देगा मेरे भाई, नहीं देना चाहिए। अगर समझ लीजिए आपका एक चैप्टर है जो कि बहुत चिंदी सा चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन अगर मैंने एक बार पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन करूंगा, इसको कोने में फेंक दूंगा, बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट एंड डायमेंशन मैंने अगर 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है, 4 बार पढ़ लिया, आई एम डन। इसको 16 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब जब मेरे अंदर मोटिवेशन का उफान आए उसके बाद मुझे नई कॉपी पेन लेकर के यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया में और चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? जब भी हम एक नया टाइम टेबल बनाते हैं हर हफ्ते बाद हम पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। जब तुमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है मेरे भाई 12-15 बार, तो अब उससे आगे बढ़ो, रिपीटेटिव टास्क को कम करो। अगर आप एक चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ चुके हो तो भी आपके उतने ही नंबर आएंगे जितना 20 और 30 बार पढ़ने पे आएंगे। क्योंकि मेरे भाई अगर आप एक चीज को समझ चुके हो, यहां से अगर एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का काम आता है तो 4 नंबर बना ले जाओगे। 20-30 बार पढ़ने के बाद भी 4 ही नंबर बना पाओगे, 4 के 8 तो नहीं हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब तुम्हारे बनने ही इतने नंबर हैं और लिमिटेड एफर्ट से इतने नंबर बन पा रहे हैं, तो ये बचे हुए एफर्ट कहीं और डालो ना मेरे भाई, कहीं और डालो। यस। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? आपको रिडंडेंट टास्क को कम करना है। आपको बार बार सेम काम नहीं करना है, आपको अलग अलग काम करने हैं, आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको सेम रिसोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। यानी आपके पास टाइम की अभी कमी है, बहुत टाइम की कमी है मेरे दोस्त आपके पास। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी रिसोर्स कम करेंगे। नीट एक ऐसा पेपर है जहां द सिलेबस इज वेरी लिमिटेड और आपको 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यह बात मान के चलो मेरे भाई।
ये जो हम लोग भी वीडियो बनाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए, दैट इज टू प्रायोरिटाइज। वो प्रायोरिटी करने के लिए है कि हाँ भैया, अगर आपके बायोलॉजी में 32 चैप्टर हैं तो इसमें से कौन सा पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, पढ़ने सारे ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपर नंबर ही लेके आ रहा है 360 में से 360 बायोलॉजी में। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप एक मेडिकल सीट चाहते हो, तो आपको भी यही तो लाई करना पड़ेगा ना, इतने ही तो नंबर लाने पड़ेंगे। और इतने नंबर कब आएंगे? इतने नंबर सब तब आएंगे जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। अगर आपने 2 भी चैप्टर छोड़ दिए और इनसे भैया 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके गए ना 8 नंबर, और गलत कर दिए तो 10 नंबर गए, तो आप तो 360 से 350 पे आ गए, तो पूरे नंबर लाने का सपना तो खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां बच्चा 700-720 नंबर मार देता है, वहां सिलेबस छोड़ के जाने की तो कोई भी संभावना नहीं है। तो क्या करें सर? लिमिटेड चीजें पढ़ें, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ें। पढ़ना पूरा ही सिलेबस पढ़ेगा, लेकिन छोटी रिसोर्स से पढ़ें। सबसे छोटी रिसोर्स क्या है गुरुजी? एनसीईआरटी। इससे छोटी और इससे बेस्ट रिसोर्स है ही नहीं। केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में एनसीईआरटी रामबाण है। फिजिक्स में आप कोई भी बैच है, आपका ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है, जहां से पढ़ रहे हो वहां के नोट्स पढ़ लो, वहां के क्वेश्चंस कर लो, मॉड्यूल लगा लो, डीपीपी लगा लो। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप देखें तो एनसीईआरटी इज द गॉड फादर बुक। इससे ज्यादा बेहतर तो कुछ है नहीं। नोट्स चाहिए भाई, हमारी बॉटनी में डीजी ले लेना, यहाँ के आपके नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, अगर भैया हाथ से लिखे हुए नोट्स ही पढ़ने हैं तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास एक रिसोर्स हो गई। इसी को 10 बार पढ़ो मेरे भाई। अगर आपके पास वक्त है, डोंट गो फॉर 10 रिसोर्सेज कि मैं ये भी किताब ले लूं, ये भी 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 ले लूं। डोंट गो फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, गो फॉर द सेम रिसोर्स डिफरेंट टाइम्स। 10 बार पढ़ लो इसी को, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बायोलॉजी में स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, कोई क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से बाहर आया तो पूरी दुनिया के लिए ही बाहर आएगा। आप अकेले तो स्पेशल नहीं हो, पूरी दुनिया के लिए ही बाहर आएगा। बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जो बहुत सारी रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। आपके पास जो 6 महीने का टाइम है, उसमें आप जितना कर सकते थे उतना मैक्सिमम आप कर पाओगे। 2 क्वेश्चन भी अगर बाहर से आए, 350 नंबर अगर आपने बना लिए, यू आर डन। आपने बायोलॉजी में उतना कर लिया कि आप एक मेडिकल सीट के हकदार हो गए। उसके बाद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में और बूस्ट करना है। यस, तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको लिमिटेड टाइम में रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी है, रिसोर्सेज कम रखनी है, और इन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब एक ही चीज का जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो तो रिवीजन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है गुरुजी? आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही चीज को बार बार देखना इज इजी। अगर मैं अलग चीज से रिवीजन करता हूं, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि उसे रिवीजन नहीं कहते। अगर मैंने एक किताब पढ़ी, उसको बंद करके मैं कह रहा हूं मैं दूसरी छोटी किताब से रिवीजन कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट रिवीजन, उसे नई किताब पढ़ना बोलते हैं, उसे रिवीजन नहीं कहते। जब मैं दोबारा उस छोटी किताब को पढ़ूंगा, मैं उसे रिवीजन कहूंगा। अगर मैं पहली बार कोई नई किताब उठा रहा हूं तो उसे पढ़ना ही कहेंगे, उसे रिवीजन नहीं कहेंगे। आप रिवीजन करते हो अपनी उसी किताब से जिससे आपने प्राइमरीली स्टडी की है। आप रिवीजन करते हो उन्हीं नोट्स से जो आपने खुद अपने हाथ से लिखे हैं या जो आपको क्लास में याद कराए गए थे। दैट इज कॉल्ड एज रिवीजन। और उसमें जेन्युइनली कम टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि मास्टर जी ने कौन सी बात कहां बोली थी, कहां क्या लिखवाया था, आपने कहां क्या एड ऑन किया था, आपने कौन सी बात को कैसे समझा था। आप उन नोट्स को जी चुके हो लेक्चर के थ्रू, आप उन नोट्स को पढ़ चुके हो लेक्चर के थ्रू। दैट मेक्स रिवीजन वेरी इजी। सो जब आप अपने तरीके से रिवीजन करते हो, जो आपने मेन रिसोर्स यूज की है, जब आप उससे रिवीजन करते हो, देन इट बिकम्स इजी। तो आपको यहां पर रिवीजन का टाइम कैसे नहीं मिलता? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं बहुत कुछ पढ़ लूं। अगर आपने जहां से कोर पढ़ाई की है, वहीं के आसपास के क्वेश्चंस कर रहे हो, वहीं के पीवाईक्यू लगा रहे हो, वहीं उन्हीं नोट्स को बार बार देख रहे हो, तो रिवीजन पे ज्यादा टाइम देना ही नहीं होता। एंड रिवीजन इज अ स्ट्रेटजी। रिवीजन खुद में एक स्ट्रेटजी है। आज अगर मैंने कुछ पढ़ा है, आज अगर मैंने 6 घंटा पढ़ाई की है मेरे भाई, मैंने 6 घंटे के लेक्चर लिए हैं, आज मेरी जिम्मेदारी है मैं सोने से पहले 30 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में ये पूरा का पूरा काम देखूंगा, एक बार आंखों के सामने से निकालूंगा। दिस इज रिवीजन। अगर मैं इसी चीज को 3 दिन बाद करने बैठूं, क्या आपको लगता है ये काम आप 30 मिनट में कर पाओगे? खुद बताओ यार, ईमानदारी से बताओ, सच एक बार बताओ। अगर ये जो मैंने आज 6 घंटे की पढ़ाई की है, अगर मैं 3 दिन इसको छू भी ना, और चौथे दिन में आके कहूं कि आज मैं रिवीजन करूंगा, क्या ये काम जो 30 मिनट में हो सकता था, इसमें मुझे 2 घंटा लगेगा? खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ। यस सर, इसमें मुझे 2 घंटा लगेगा, आराम से 2 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर चीजें फेड हो गई हैं। मैंने खुद जो है इस काम को इतना टाल दिया है कि मेरे दिमाग में बस इस कॉन्सेप्ट की धुंधली यादें रह गई हैं। अब मुझे उस चीज को ज्यादा टाइम दे करके दोबारा से अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। करेक्ट? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आज ही निपटा देता इस काम को,
और नेक्स्ट वीक जब मैं इस काम को देखूंगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैं इस काम को देखूंगा, लेट से मैं हफ्ते भर जो पढ़ रहा हूं संडे को रिवीजन कर रहा हूं, 30 मिनट से भी कम लगेगा इस 6 घंटे के कंटेंट को रिवाइज करने में। अगर मैंने आज जो पढ़ा है उसे आज देख लिया, तो संडे को अगर मैं देखूंगा तो मान के चलो ये 30 मिनट का काम 20 मिनट में होगा। उसके बाद जब मैं अगला रिवीजन दूंगा 15-20 दिन के बाद, तो 20 मिनट का काम 10 मिनट में होगा, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुका हूं, एग्जैक्टली पता है कहां क्या लिखा है, कहां कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहां मैंने हाईलाइटर लगाया है, कहां मैंने बुकमार्क लगाया है, सारी चीजें मेरी आंखों के सामने है साक्षात, मुझे सिर्फ उनको दोहराना है, और दोहराने में हमेशा कम टाइम लगता है। यस, तो जाहिर सी बात है ये टाइम मुझे खुद बनाना है रिवीजन का। जब मैं आइडियल रिवीजन करूंगा, स्ट्रेटेजिक रिवीजन करूंगा, सही टाइम पे रिवीजन को पिंच करूंगा, उस टाइम पर मैं खुद वक्त बना पा रहा हूंगा। आई विल बी सिंथेसाइजिंग टाइम, एंड यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट स्कोर स्टक हो चुके हैं भैया, टेस्ट में हमारा नंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कभी अपनी गलतियों पर ध्यान ही नहीं दिया। टेस्ट का मतलब क्या है? परीक्षा है ना। और परीक्षा क्यों दी जाती है ना? भगवान भी तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि हम टफ हैं या नहीं, हम अपने आप को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बेहतर बना पाते हैं या नहीं। और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बेहतर बनाने का काम हम कैसे करते हैं? आत्म मूल्यांकन से। इसे कहते हैं द पावर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। एक बार अपने अंदर झांके, एक बार अपनी गलतियों को पहचाने और उन गलतियों के पीछे पड़ जाएं जब तक वो गलतियां करेक्ट ना हो जाए। दिस इज द पर्पज ऑफ टेस्ट। हम सिर्फ टेस्ट देकर के आते हैं, आधी बार टेस्ट नहीं देते हैं। आधी बार जब टेस्ट देकर के आते हैं तो उस पेपर की बत्ती बना करके कहां रख देते हैं खुद भी नहीं पता लगता कि हाँ भाई वो गोल सा जो पेपर किया था हमने, ऐसे पुंगी से एक दूसरे को मारते हुए आ रहे थे 4 दोस्त, वो पेपर कहाँ है मुझे नहीं पता। उस पेपर को घूरना होता है, उस पेपर को ताड़ना होता है, उस पेपर की आंखों में आंखें डाल के हर सवाल से 4 सवाल और पूछने होते हैं, हर ऑप्शन से सवाल बनाना होता है, गलती किस वजह से हुई है ये देखना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, एंड दैट्स हाउ यू शुड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं। ये जो पावर है सेल्फ एनालिसिस के, मुश्किल से 10% नीट का बच्चा ऑप्ट करता है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आप पेपर को उस तरीके से देखते ही नहीं हो जैसे आपको पेपर को देखना चाहिए। आपको पेपर को इतना घूरना चाहिए जितना आपने पेपर देते वक्त भी उसे नहीं घूरा, इतना घर पे आके घूरना चाहिए। वो पेपर सिर्फ 180 सवाल नहीं है, वो 720 ऑप्शन है, और वो 720 ऑप्शन फ्यूचर के 720 सवाल है। यानी एक पेपर आपको लगभग 1000 सवाल सिखाता है, लगभग मोटा मोटा 1000 सवाल सिखाता है। तो आपको जब टेस्ट में पता लगेगा कि आपका टेस्ट स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या मैं बबल भरता हूं गलत, क्या मेरे कॉन्सेप्ट ढीले हैं, क्या मैं सवाल ठीक से नहीं पढ़ता, क्या मेरा सवाल पढ़ने का स्टाइल अलग है, क्या मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट पुअर है, क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं सिर्फ समझ नहीं रहा कि सवाल एनसीईआरटी से ही है, मैं ही नहीं बना पा रहा। ये सारी चीजें जो आपको पता लग रही हैं, ये एक एक कदम है जो आपको बेहतर बनाएगा। यही तो करना था, यही तो जानना था मेरे भाई। और जीवन में कुछ है थोड़ी, अपनी कमियां पता लग जाए भाई। मेरे को कोई मेरी 10 कमियां अगर बता दे और मैं अवेयर होकर के सुन लूं, जेन्युइनली सुन लूं, और कोई मेरे को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई जेन्युइनली मेरा भला चाहता है और मेरे को मेरी कमियां बता दे, उससे ज्यादा बेहतर इंसान मैं किसी को मानूंगा ही नहीं जीवन में। वो भगवान है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे वो बता दिया जो मुझे जानने में बहुत टाइम लग जाता और शायद मैं जान भी ना पाता। कोई और मुझे किसी और नजरिए से देख रहा हो और मुझे बता रहा हो, सिखा रहा हो कि यहां आप गलत हो, यहां बेहतर बन सकते हो। बेहतर तो सबको बनना है, इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना हम तो, बीइंग बायोलॉजिस्ट हम लोग तो इवोल्यूशन के शिकार हैं। हम लोगों को तो बेहतर बनना ही है, अडेप्ट करना ही है, इवॉल्व करना ही है, अपने आप को हमेशा बेस्ट प्रूव करना है। सो टू बी द बेस्ट वी नीड टू गो ऑन अ जर्नी जहां पर हम हर दिन अपने आप को 1% बेटर बना रहे हो। और मेरे को कोई आकर के बता दे कि भैया ये 10 चीजें हैं जिन पे आपको काम करना है, तो क्यों नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, यहां पर भी जब आप टेस्ट देते हो और आपको पता लग जाता है यार ये 5 गलतियां हैं जहां मैं बार बार फिसल रहा हूं, ये 5 ऐसी चीजें हैं, ये 5 कोर पॉइंट्स हैं जहां पिछले 2-3 टेस्ट से मुझसे गलतियां हो रही हैं, मैं हर अगले 2-3 टेस्ट में एक एक गलती पे काम करूंगा, ज्यादा नहीं, 1 स्टेप एट अ टाइम। जब 3-4 सीढ़ी इकट्ठी चढ़ने की कोशिश करोगे पजामा फट जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे धीरे धीरे, एक बार में एक मिस्टेक को पकड़ूंगा, उसको करेक्ट कर लूंगा। Now it's time to wrap up the second mistake. Now it's time to wrap up the third mistake, then fourth mistake, fifth mistake. Ultimately, I'll go step by step and I'll improve myself in such way कि भाई मेरे को जब मैं अगली बार टेस्ट देने के लिए कूदूं तो मुझे लगे ही ना कि मेरे अंदर कोई गलती है। फिर वो जो गलतियां हो वो सिली मिस्टेक ना बोलूं मैं, फिर बढ़िया मिस्टेक हो अच्छे लेवल की। सिली मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होता। अगर सिली ही थी तो की क्यों भाई, बताओ? बेवकूफ तो नहीं हम लोग। अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे लेवल पे पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे स्तर पे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो सिली मिस्टेक करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं।
एक आधी बार कभी हो जाए भाई, 5 टेस्ट में 10 टेस्ट में 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक आधा तो यार क्लास में कई बार ऐसा होता है बोलते बोलते मैं ही फंबल कर जाता हूं कुछ, तो वो ह्यूमनली एरर्स हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन सिली मिस्टेक बोल बोल के अपनी गलतियों को जो मैं दबाता जा रहा हूं, ये तो मेरे लिए हानिकारक है ना, ये तो मैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक थी जो कि कमिट की, जहां बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था उसे मैंने सिली मिस्टेक बोल दिया, तो सिली बोलते ही तो वो चीज हवा में उड़ गई, वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आई कंसिडर्ड इट सिली, सो इट विल बी सिली फॉर मी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने उसको सिली बोल दिया है ना, तो मेरे लिए तो इसका मतलब वो चीज मैटर ही नहीं करी। मेरे को आई नीड टू कॉल इट ब्लंडर ऑल द टाइम। मैं जिस भी बैच में पढ़ाता हूं मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि हमेशा जब भी कोई ऐसी गलती हो तो सिली मिस्टेक मत बोलो, ब्लंडर बोलो, जिससे वो दिल पे लगे कि ये गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, इतने आसान क्वेश्चन में तो नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स नॉट सिली। आसान क्वेश्चन तो आपको मेरिट में लाने के लिए है, वहां गलती कर दी तो काहे का सिली मेरे भाई। ये तो हम लोग अपने आप को खींच के ही पीछे ले गए ना, 5000 रैंक पीछे हो गए, एक आसान क्वेश्चन को ठीक करके 5000 रैंक आगे आ सकते थे। तो इट्स नॉट सिली एट ऑल। सो अल्टीमेटली यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, जिससे कि सिली मिस्टेक्स ना हो। वीक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें? जैसा मैंने बोला, अगर कोई टॉपिक स्ट्रेंथ है आपकी, अगर कोई टॉपिक स्ट्रेंथ है, अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसको रैप कर दो। कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक बहुत अच्छा है, रैप कर दो, 1-2 बार पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डन। अब मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, इसका प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी बनाऊंगा। कोई मेरा वीक टॉपिक है, मेरे को मेरिट में तो ये लेके आएगा ना, इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा। ज्यादा टाइम कैसे दूंगा? टाइम तो सबके पास बराबर है गुरुजी, टाइम तो आपका 24 घंटा ही है दिन में, मेरे पास भी 24 घंटा है, एलोन मस्क के पास भी 24 घंटा है ना, बिल्लू बार्बर के पास भी 24 घंटा है। तो हम सब लोग अलग अलग परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम चिंदी चीजों को टाइम ना दे करके इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम दे रहे हैं। तो कोई इसी 24 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर ले रहा है, कोई यही 24 घंटे बर्बाद कर दे रहा है तो सब पे 24 घंटे ही। तो जाहिर सी बात है मैं बर्बादी के रास्ते पे ना चलूं, मैं करूं जरूरी काम। जरूरी काम क्या है? जो मेरे वीक एरिनाज है उनको स्ट्रांग बनाना, जो स्ट्रांग है उनको क्या स्ट्रांगेस्ट थोड़ी कर लूंगा, जो स्ट्रांग है वहां तो नंबर आ ही जाएंगे। टेस्ट दे करके देख लिया, सॉल्व करके देख लिए क्वेश्चन, पीवाईक्यू लगा के देख लिए, कुछ एरिया बहुत स्ट्रांग है, दे जस्ट नीड रिवीजन। उनके लिए रिवीजन प्लानर बनाओ, अपने गूगल कैलेंडर में डेट्स मार्क कर लो कि इस दिन मैं ये बनाऊंगा, इस दिन मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, इस दिन ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, इस दिन ये चैप्टर रिवाइज करूंगा। मेक अ प्रॉपर प्लान। और जो वीक है उसके ऊपर हमला कर दो, उसके ऊपर हमला कर दो भाई, यही सबसे जरूरी है ना। अब बैकलॉग, भाई बैकलॉग कैसे करें? बैकलॉग के लिए कई सारी सीरीज हैं, उम्मीद सीरीज है हमारी, लास्ट कई सालों से आ रही है, पूरी सीरीज देख डालो। जिस भी टीचर के साथ वाइब मैच करे, मैं नहीं कह रहा कि मेरी ही देखिए, और भी कई टीचर हैं, सब अच्छे टीचर्स हैं, सबकी सीरीज बहुत अच्छी होती है। प्रचंड देख लीजिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख लीजिए, अभी चल रही है उसको भी देख सकते हो। माइंड मैप सीरीज देख सकते हो मेरी, ये बड़ी शानदार सीरीज है, ये तो मैं खुद रेकमेंड करूंगा रिवीजन के लिए, माइंड मैप सीरीज देखी जाए। आप समझ लीजिए गुरुजी मैंने आपकी प्रचंड देखी, प्रचंड देखने के बाद मुझे जो है एक चैप्टर समझ में आ गया, लिविंग वर्ल्ड मुझे समझ में आ गया, इसके मैंने क्वेश्चन बनाए, सारे क्वेश्चन बन गए, बैच पे जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यहां भी टाइम बचाओ, 1.5x पे देखो, 1.75x पे देखो, जहां कोई चीज समझ में नहीं आ रही वहां स्पीड डाउन कर लो, अदरवाइज तो फिर नॉर्मली समझ में आ जाती है सबको, 1.5x तो कोई बड़ी बात रही नहीं है। तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओगे टाइम बच जाएगा, पहले ही आपका वन शॉट है वैसे टाइम बच जाएगा, कुछ टाइम वैसे बचेगा, है ना। फिर मेन चीज है प्रैक्टिस एंड टेस्ट, इसको मत छोड़ना, प्रैक्टिस एंड टेस्ट से ही बच्चे बचते हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस और टेस्ट से ही, इन दो चीजों पे कोर फोकस रखना है। तो प्रचंड देखी, समझ में आ गई, लिविंग वर्ल्ड समझ में आ गई। गुरुजी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब मैं फंगस पढ़ रहा था मुझे फंगस में थोड़े से डाउट रह गए, बैच में जाकर के सिर्फ फंगस देखो। सर वायरस, वायरॉइड, प्रायोन समझ में आ गया, मुझे मोनेरा समझ में आ गया, प्रोटिस्टा समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, मुझे फंगस में थोड़े डाउट रह गए, सिर्फ फंगस जाकर के बैच में देखना है, दैट्स हाउ यू कैन क्रैक बैकलॉग। पूरा जाके बैच में देखोगे तो 10 लेक्चर हैं, 20 घंटा लग जाएगा, 5 घंटे के वन शॉट में अगर एक चीज एक बार में समझ में आ रही है तो खेल खत्म। प्लांट किंगडम पढ़ा सर मैंने, एल्गी समझ में आ गया मुझे, ब्रायोफाइट समझ में आ गया, टेरिडोफाइट समझ में आ गया, जिम्नोस्पर्म समझ में नहीं आया सर प्रचंड से, कोई बात नहीं, जिम्नोस्पर्म जाके बैच में देख लो, सिर्फ जिम्नोस्पर्म जाके देखो, जो समझ में आ गया वो छोड़ दो। सर मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, नई फैमिलीज मुझे नहीं मिली, नई फैमिलीज जाकर के भाई बैच में देख लो। सर मैंने एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी में मुझे मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट समझ में नहीं आया, बाकी आगे का पहले समझ में आ गया, तो मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट बैच में देखो। फोटोसिंथेसिस में सर मुझे C4 पाथवे समझ में नहीं आई, बाकी सब समझ में आ गया, सिर्फ C4 पाथवे देखो। जिस चीज को टाइम देने की जरूरत है सिर्फ उसी को टाइम दो, अल्टीमेटली आप एक चैप्टर 5-6 घंटे में निपटा पाओगे ऐसे, और आपका टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा, और रिवीजन के लिए माइंड मैप सीरीज भी आप ऑप्ट कर पाओगे। करेक्ट। और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ते रहो,
मैं क्या कह रहा हूं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट, दूर मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पढ़ना चाहिए, हम खुद बैच में पढ़ाते हैं, मैं खुद एनसीईआरटी से बाहर काफी चीजें बताता हूं, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं। 6 महीने की जब बात आती है तो आप एक आइडियल गाइडेंस में पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहां पर आप इतना बड़ा मुंह फाड़ देंगे कि हाँ भाई मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, तो नहीं, अभी संभव नहीं है। अभी मैं वो आपको गाइडेंस दूंगा भी नहीं कि अभी आकर के ये काम कर लो। सर इस 5.0 इनफ? बिल्कुल भाई 5.0 इनफ है ना। सारे टीचर्स अपना अपना कंटेंट जो है अब आपको लिमिटेड टाइम में ही देंगे, उतना कंटेंट देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। 5.0 इनफ है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। जो 5.0 में है बहुत अच्छी बात है, 4.0 में है, 3.0 में है, 2.0 में है, 1.0 में है, जहां से पढ़ रहे हो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो थोड़ा मिड टाइम क्राइसिस में आ चुके हैं, मिड सेशन क्राइसिस में आ चुके हैं कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, टाइम कैसे बचाया जाए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था। करेक्ट? यहां तक की बात सबको समझ में आई? सर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है अब्दुल्ला भाई, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो। कॉन्फिडेंस आता है कर्म से, काम से। थोड़ा 3-4 दिन काम करोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किसी दिन अगर 10 घंटा दबा के पढ़ाई हम कर लें तो उस दिन ऐसा फील होता है कि आहा, राजा वाली मेंटालिटी आ जाती है हमारे अंदर, क्योंकि उस दिन लगता है कुछ उखाड़ दिया है, कुछ काम कर दिया है। सो दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वर्क। हम उल्टा करते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आज काम नहीं करेंगे, तो यू विल इनफैक्ट डिप योर कॉन्फिडेंस। जो बचा खुचा है वो भी गड्ढे में चला जाएगा। इससे अच्छा उल्टा काम पे बैठो, उस लो कॉन्फिडेंस को चकमा दे दो एक दिन, है ना। लस्सी का ग्लास पी के काम पे बैठ जाओ और 10 घंटा उठो मत। उस दिन पता लगेगा कि भाई मोटिवेशन तो अपने अंदर ही था, थोड़ा सा दब गया था, छुप गया था कहीं, है ना। जगा के पानी के छींटे उसके मुंह पे मार के उसको जगाना पड़ा है। कई बार मोटिवेशन को भी मोटिवेशन दे देनी पड़ती है, वो हम ही देंगे। यस सर आपकी याद आ रही है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था भाई, तो मेरी याद तुम्हें कैसे आ सकती है। लेकिन हाँ, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न, है ना। हाँ बीच में मैं आपने मेरे को हाथ के साथ देखा होगा तो वो था, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हाथ अपना एकदम सेट है अब, दोनों एकदम लेफ्ट राइट, है ना, हालांकि राइट वाला गया था, तो दैट्स फाइन। फिजिक्स देखो, फिजिक्स इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट। प्रैक्टिस करोगे डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। एक बार भिड़ जाओ फिजिक्स से, एक बार दिमाग खराब करके भिड़ जाओ फिजिक्स से। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, इफ अ थिंग डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रांग। फिजिक्स पढ़ने से किसी की मौत तो नहीं हुई आज तक, नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका कर्तव्य है फिजिक्स पढ़ना, डरना किस बात का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आज कौन से बन रहे हैं, आज भी नहीं बन रहे, लेकिन एक बार अगर घुस जाओगे, दिमाग लगा दोगे किसी सवाल में, तो हो सकता है बन जाए। तो आपके लिए तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ना, खोने के लिए तो कुछ है नहीं। आज भी तो फिजिक्स नहीं आ रही है आपको, लेकिन कल देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आ जाए, तो एफर्ट तो मार के देखो। हारना मत मेरे भाई, रुकना पड़ता है ना। लियोनेल मेसी को, मौशी भाई को वर्ल्ड चैंपियन बनने में, दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर्स बनने में 16 साल का टाइम लगा है। अगर 15 साल में भी बैक ऑफ कर जाते तो भी मेरे भाई वो हाथ में ट्रॉफी नहीं आती ना। कई बार वक्त देना पड़ता है, पेशेंस इज द की, है ना। आप सोचो कि 4 दिन में आप फिजिक्स के महारथी बन जाओगे, तो ऐसे लोग जो बैठे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत फिजिक्स में अपना नाम किया है, उन्होंने इतना वक्त ऐसे ही नहीं दिया है। कई चीजों में वक्त लगता है, अब भी आपको वक्त लगेगा। आपको हो सकता है 1.5-2-3 महीना लगे इतना कॉन्फिडेंस फील करने में कि मैं फिजिक्स में कोई भी सवाल बना सकता हूं, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। कोई बुरी बात थोड़ी है उसमें, जितना वक्त जिसको देना चाहिए वो होगा, देते रहो, है ना। आओ मेरे भाई, रोनाल्डो भाई की तो बात अलग है, आज तो मौसी भाई की बात की हमने। देखो मेरे पास आपके लिए कुछ है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चे देख सकते हैं, मन मौज मस्ती के लिए हम तो बात करने आए हैं यहाँ पर। तो एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्रैश कोर्स तो नहीं है, डिटेल्ड कोर्स है, इसे हम कहते हैं नीट फास्ट ट्रैक, जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए और ड्रॉपर के बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जिनको 120 दिन यानी 4 महीने में तैयारी करनी है और 2 महीने में अपना रिवीजन करना है, वो यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 15+ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और प्रो मैक्स टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाएगी। टेक इनेबल्ड क्लासरूम यानी ऑफलाइन कोर्स है ये, तो आपको क्लासरूम में जाके पढ़ना होगा, विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर पे। आपको 8 घंटे का डाउट सपोर्ट मिलेगा, कोई भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन और हाइब्रिड यानी सेंटर्स पे जाके बैठ के आप पढ़ेंगे और आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, डीपीपी नोट्स और पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। तो 120 दिन में आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो नो ऑब्लिगेशन, जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है आपके लिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर आपकी तैयारी सेट चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग मिस कर दी है पहले और अभी आपकी आंखें खुली हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तब आपके लिए। तो अगर आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो 120 दिन में पूरी की पूरी तैयारी प्लस रिवीजन हो जाएगा। डाउट अगर आपके क्रैक नहीं हो पा रहे हैं तो डाउट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि बचे हुए दिन में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी तो स्ट्रक्चर्ड 120 दिन की तैयारी होगी, जहां 600 घंटे के आसपास का कंटेंट आपको दिया जाएगा।
अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है और आप टेस्ट खुद एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस मिल जाएगा और टेस्ट मिल जाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको मोटिवेशन भी यहां पर मिल जाएगा मेरे दोस्त। देखिए आपका प्लानर कुछ ऐसा होगा, दिन में आपकी जो क्लासेस होंगी उस हिसाब से है, डेज पर वीक है आपके 6 दिन क्लास होंगी, हर दिन आपकी लगभग 3 क्लासेस होंगी, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर आपके लगभग 400 के आसपास होंगे, एक लेक्चर का ड्यूरेशन 1.5 घंटे के आसपास होगा, यानी लगभग 600 घंटे के आसपास के लेक्चर आपको मिल रहे होंगे। और लगभग इतने इतने घंटे हम लोग हर सब्जेक्ट को दे रहे होंगे, लगभग 200 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री को और लगभग 200 घंटे ओवरऑल बायोलॉजी को हम लोग दे रहे होंगे। तो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की तो एक कॉस्ट होती है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहां पर क्योंकि आपको मिलती है, तो ये आपके विद्यापीठ की कॉस्ट है लगभग 25,000 रुपए। विद्यापीठ के हिसाब से तो ऑब्वियसली वेरी अच्छी, वेरी कम कॉस्ट। एंड लगभग 19,000 के आसपास आपकी पाठशाला की हाइब्रिड की कोर्स है। यहां पर ये जो सारे लोकेलिटीज लिखे हुए हैं, कोटा, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, उदयपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़, नोएडा, रोहतक, गुड़गांव, यहां पर आपको फास्ट ट्रैक सेंटर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आपके सेंटर्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये किन बच्चों के लिए है ये मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई अब ऑफलाइन चलना चाहिए, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, नो ऑब्लिगेशन, सब कुछ ठीक है। ऑफलाइन में अगर लगता है कि भाई लाखों रुपए की फीस मेरे पास नहीं है, मेरे को 20-25 हजार रुपए की रेंज में ही पढ़ना है, लेकिन पूरा कोर्स मैं कर लूं अच्छे टीचर्स के साथ बैठ करके ऑफलाइन, तो 25,000 रुपए आपको पता है ऑफलाइन के लिए कुछ भी नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी हाफ सेशन, आप कहीं भी कंपेयर करेंगे, पीडब्ल्यू इज ऑब्वियसली नोन फॉर अफोर्डेबिलिटी, तो ये बहुत अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। जहां आप पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर के लॉग इन कर सकते हैं, बैचेस सेक्शन में आप जाएंगे और यहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्स दिख जाएगा। यहां पे आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं और अपने आसपास के सेंटर पर जाकर के अपने बढ़िया बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे पिंड कमेंट में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बताओ कोई डाउट है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के मैं बहुत ज्यादा फेवर में हूं और दुनिया का हर टीचर, हर शिक्षक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के फेवर में होता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। मिनिमम 5 से 10 टेस्ट आपको ऑफलाइन रियल सेंटर पे जाके देने चाहिए, जिनमें आपका एनटीए कंडक्ट कराता है वैसे से ही सेंटर में, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको डे 1 पे नहीं समझ में आती। अगर आप डायरेक्टली नीट ही देने जा रहे हो तो यू आर इन अ मेस, आपको फिर कई चीजें नहीं पता लगेंगी। कई बार क्या होता है, सेंटर पे पंखा बंद हो जाता है, कई बार जो इन्विजिलेटर आते हैं वो आपका बहुत टाइम खराब कर देते हैं, 20 मिनट खराब कर देते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको पता ही नहीं होती। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे चुके होते हो, जान चुके होते हो कि ऑफलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, तो आप उन सारी अनसर्टेनिटीज से वाकिफ हो जाते हो कि भाई क्या क्या बिगड़ सकता है मेरा इस सेंटर के ऊपर, या कैसे बैठ करके देना है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, टाइम मैनेजमेंट मेरी सेंटर पर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के मैं पूरा फेवर में हूं और बिल्कुल दुनिया का हर टीचर होता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी ही देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन के भी बच्चे हो, अगर आप हमारे यकीन 2.0 के बच्चे हो, लक्ष्य 2.0 के बच्चे हो, अर्जुना के बच्चे हो, अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है तो आपको जाकर के टेस्ट देना चाहिए। करेक्ट सर। प्रचंड सीरीज कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी मेरे दोस्त, है ना। प्रचंड सीरीज आने में अभी बहुत कम टाइम है। पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो चल रही है इसको थोड़ा सा हम पेसअप करेंगे और फिर आपकी प्रचंड सीरीज भी जल्दी आ जाएगी। पर ऐसे भागते मत फिरो मेरे भाई, है ना। पहले आराम से बैठ करके एक राह पे चल पड़ो। पिछले साल की प्रचंड है, उसको भी यूज कर सकते हो। इंतजार मत करना कि प्रचंड आएगी तब मैं शुरू करूंगा, शुरू कर दो। इट्स नेवर टू लेट, डोंट वेट फॉर समवन, है ना। ओवर थिंकिंग होती है, काम करोगे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि आप थिंक कर पाओ, ओवर थिंक तो बहुत बड़ी चीज है। ओवर थिंकिंग आती है मेजरली, मतलब मैं नॉट ऑल द टाइम, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, समटाइम्स इट इज नेसेसरी ऑल्सो। कई बार आप चीजों को बहुत पहले भांप सकते हो ओवर थिंकिंग से। प्रेपरेशन के दौरान जो ओवर थिंकिंग आती है वो कई बार इनसिक्योरिटी से आती है। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, नॉर्मल पेस पे चल रहा है, जब वो गिरता है तब वो ओवर थिंक करने लगता है। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से बढ़िया तैयारी करो, है ना। बहुत लिमिटेड चीजें लेकर के चलोगे ना कि मुझे 4 किताबें पढ़नी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ लूंगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ लूंगा बायोलॉजी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं अपने नोट्स पढ़ लूंगा और इनको मैं 5-5 बार रिवाइज कर लूंगा और मैं पीवाईक्यू लगा लूंगा पिछले 20 साल के, और इसके अलावा मैं एक ऑब्जेक्टिव बुक कर लूंगा। इतना टारगेट लेके चलोगे और एक टेस्ट सीरीज दे दो, इतना टारगेट लेके चलोगे, कभी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सब है। इसके ऊपर जाओगे तो फंस जाओगे। इसमें सब है मेरे भाई। थ्योरी का कंटेंट पूरा बैच से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो,
थ्योरी का कंटेंट पूरा है, पीवाईक्यू पूरे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे हैं, टेस्ट पूरे हैं, और क्या चाहिए जीवन में? कुछ भी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लिमिटेड चीजें लेके चलोगे और इन्हीं को 5-6 बार रगड़ दोगे तो यू वोंट बी सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग एट ऑल। लेकिन जब सोचे कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो लगेगा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। दैट क्रिएट्स अ मेस। वो फिर आपके दिमाग में एक जंजाल क्रिएट करेगा, वहां फंसते चले जाओगे, वो दिक्कत वाली बात है। सो ओवर थिंकिंग को न्योता तो हम खुद ही देते हैं मेरे भाई, है ना। सर आप ठीक है? बहुत ठीक हूं मेरे भाई, सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्लासेस अच्छे तरीके से ली जा रही हैं, कम बैक कर लिया है बाकी सारी क्लासेस में, बस उड़ान गोट में हमारे 10वीं क्लास के प्यारे बच्चों के बैच में मैं जाना अभी थर्सडे को यानी परसों स्टार्ट करूंगा, परसों नरसों। बाकी लगभग अर्जुना, लक्ष्य में और यकीन में आज क्लास हो चुकी है, तो अच्छा है, सभी ने मुझे देख लिया है अपनी भुजाएं हिलाते हुए एकदम, है ना। तो बीच में फील्डिंग सेट हो गई थी मेरी, जिनको नहीं पता है, तो अब ठीक है सब। यस, अब आई एम फाइन, आई एम बैक ऑन ट्रैक। यस, आओ, मुझे लगता है भाई आपको चीजें चमकी होंगी, समझ में आई होंगी, आपको सारी बातें अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। कभी अगर प्रॉब्लम हो तो ये शुरू का जो 20 मिनट का कंटेंट है, जो आपको ज्ञान दिया गया है, ये रेलेवेंट है आपकी प्रिपरेशन में, हमेशा रेलेवेंट है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कहीं इस लिंक को पेस्ट कर लीजिएगा, और जब भी कोई डाउट आए इनमें से किसी टॉपिक में, इसी वीडियो पे आकर के बता दीजिएगा। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूं, आज क्योंकि ये सेशन हुआ है तो पर्सनली आपके कमेंट पढ़ूंगा और नीचे रिप्लाई भी करूंगा। एंड जो आप मोस्ट कॉमन टॉपिक बताएंगे जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे कि सर ये बात है, इस पे मुझे चर्चा चाहिए, जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे आप खुद ही लाइक कर देना। बहुत सारे लाइक जिस टॉपिक पे आएंगे उस पे हम वीडियो बनाएंगे, फिर अगले वीडियो के कमेंट पे जो सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पे बनाएंगे, एंड सो ऑन। तो आप ही टॉपिक बताते रहो, आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण आपके विपू भैया करते रहेंगे, और लगभग हर 4-5-6 दिन में, एक हफ्ते में एक वीडियो हम लोग ला करके आते रहेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, सो लॉट्स ऑफ लव। आई होप आपको मजा आया होगा इस छोटी सी वीडियो में। आज सेशंस कंप्लीट हुए थे तो सोचे कि आके आपसे बड़ी बातचीत कर ली जाए, और ऐसे ही मुलाकातें करते रहेंगे, कई बार सेशन लगा लिया करेंगे, तो आपसे एक इंटरेक्शन भी बूस्ट होगी और धीरे 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 मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, चल अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आराम से कल से तैयारी स्टार्ट कर देना। आज रात को बैठ करके एक प्लानिंग कर लो, लगाओ 1-1.5 घंटा दिमाग लगाओ, कौन कौन से रिसोर्सेज कंसोलिडेट करनी है, और उसके बाद काम पे लग जाओ। कल सुबह जब उठो, कितने भी बजे उठो, जरूरी नहीं 4 बजे उठना है, आराम से उठो, अपनी पढ़ाई पे लगो। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो जैसा मैंने आपको बताया 120 दिन का कोर्स है और बहुत अफोर्डेबल है। आप देख सकते हो यार, ऑफलाइन में इतना सस्ता कोर्स कहां मिलता है। 25,000 रुपए में विद्यापीठ में कोर्स, मतलब एकदम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना, आंखों के सामने इन द क्लासरूम इटसेल्फ। 25,000 में कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। यू कैन गो एंड मैच। एंड यहां तो और कम है, 19,000 में आपको पाठशाला में पूरा का पूरा बैच मिलता है, जो कि नीट 2026 के लिए आपको कंप्लीटली सेट कर देगा। बस आपको पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर जाना है एंड ऑफलाइन वाले सेक्शन पर जाकर के आपको अपनी सीट बुक कर लेनी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑलराइट, चल ओके। 10वीं के बच्चे भी आ चुके हैं, वेलकम मेरे दोस्त। आपकी क्लास होगी थर्सडे को, वेडनेसडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो उसके लिए आप लोग भी तैयार रहना। ऑलराइट, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। वो दिन अभी नहीं आया है दोस्त कुमार मेरे भाई, वो दिन अभी नहीं आया है। अभी सब इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेबस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा 1 महीना पहले, जब मुझे पता है कि आपके पास इतना कम वक्त है कि आप सब नहीं पढ़ सकते। 6 महीने में आप सब पढ़ सकते हो, तो नो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नो गिमिक्स, सीधा सीधा जो पढ़ सकते हो वो सारी चीजें पढ़ो। यस, चल ऑलराइट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। मिलता हूं आपसे किसी और पढ़ाई वाले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव, बाय।